दूसरे के साथ एक रिलेशन है और उस रिलेशन से बंधे हुए ऐसा रोल प्ले करते हैं कि उस वातावरण में रहने वाले हर कोई पेड़ भी जिंदा रहे, एनिमल भी जिंदा रहे। यही सिस्टम एक इकोसिस्टम, प्रकृति की एक व्यवस्था है। प्रकृति की एक छोटी सी सरकार है। जंगल अपना आप एक गवर्नमेंट है, चारागाह अपना आप एक गवर्नमेंट है, तालाब अपना आप एक गवर्नमेंट है। तो गवर्नमेंट जैसे व्यवस्था करती है, कोई चीज कानून के दायरे से बाहर नहीं चले, अव्यवस्था नहीं हो जाए, मिसमैनेजमेंट नहीं हो जाए। अगर मिसमैनेजमेंट तो हम जिंदा नहीं रह सकते। इसी तरह वहां भी ये प्रकृति की सरकारें हैं और उसी सरकार का नाम हम कह सकते हैं, इसी को एक इकोसिस्टम है, एक व्यवस्था है प्रकृति की। नेक्स्ट, तो ये जो इकोसिस्टम है दो तरह के हैं, एक ईश्वर ने बनाया, एक आदमी ने बनाया, मैन मेड और नेचर मेड। नेचर ने जो बनाया वो सारे के सारे कंप्लीट इकोसिस्टम कहलाते हैं, पूर्ण परिस्थिति की तरह। आदमी जो बनाता है कभी भी पूर्ण नहीं बना सकता। आदमी ने जितने भी इकोसिस्टम बनाए, इनकम्प्लीट इकोसिस्टम। अब देखिए हमारी कमी देखिए, कितने साइंस आती है, कितनी बड़ी बड़ी डींगे हाथते हैं, हम हवाई जहाज बना सकते हैं, हमको बना सकते हैं, लेकिन कंप्लीट इकोसिस्टम नहीं बना सकते, अधूरा इकोसिस्टम बना सकते हैं। नेचर का कमाल देखिए क्या है कंप्लीट इकोसिस्टम, उसको देखिए। नेक्स्ट, कंप्लीट इकोसिस्टम के कुछ नमूने देखिए। फॉरेस्ट इकोसिस्टम कंप्लीट इकोसिस्टम है, ग्रासलैंड जहां चारागाह है कंप्लीट इकोसिस्टम, जहां पानी भरा है वेटलैंड इकोसिस्टम, मैराइन इकोसिस्टम। ये आपका पियर नहीं है, ये पीट है, पीट इकोसिस्टम, एग्रो इकोसिस्टम, रिवर इकोसिस्टम, माउंटेन इकोसिस्टम, डेजर्ट इकोसिस्टम। ये सारे के सारे इकोसिस्टम कंप्लीट इकोसिस्टम नेचर में बना है। अधूरे इकोसिस्टम देखना नेक्स्ट, आदमी के बना है, सिटी, टाउन, गांव, पार्क्स, गार्डन, प्लांटेशंस, फैक्ट्री, ऑफिसेज, इंस्टीट्यूशंस, रिलीजियस साइट्स, सारी की सारी इनकम्प्लीट। कैसे इनकम्प्लीट अभी मैं आगे बताऊंगा। ये देखिए ये क्यों है इनकम्प्लीट और वो कंप्लीट क्यों है, दोनों का मीनिंग को देखिए, तब हमें पता कि हम क्यों इस नेचर को सुधारना चाहते हैं। नेक्स्ट, हर इकोसिस्टम में चार चीजें होनी चाहिए तब वो कंप्लीट होगा। उसमें हरे पेड़ पौधे होने चाहिए जो खाना बना सकते हैं, पशुओं को चारा दे सकते हैं, फल खाने वालों को फल दे सकते हैं, अनाज खाने वालों को अनाज दे सकते हैं, दाल खाने वालों को दाल दे सकते हैं। जिसको जिस तरह का खाना, जो सारा खाना सिर्फ हरे पौधे देते हैं, प्रोड्यूसर। ये किचन है, हमारी दुनिया की रसोई है। हरे पेड़ पौधों को खाने वाले शाकाहारी जानवर हैं, इन शाकाहारियों को खाने वाले मांसाहारी हैं। और जब ये मरेंगे, ये मरेंगे, ये मरेंगे, मान लीजिए मरे, तो इनके सबके शरीर अगर यूं ही पड़े रहेंगे तो क्या होगा, उस मटेरियल का कोई यूज ही नहीं है। इसको सड़ाया जाना जरूरी है, क्योंकि सड़कर ये वापस डेड मटेरियल बनना चाहिए। तो सड़ाने के लिए नेचर ने दो चीजें बनाई हैं, बैक्टीरिया और फंगस बनाई, ताकि ये मटेरियल स्टोर होकर पड़ा नहीं रहे। नहीं तो सारे पेड़ पौधे, आप सोचिए पेड़ पौधे कितनी पत्तियां हर साल डालते हैं, ये अगर पत्तियां नहीं सड़े तो धरती बने हुए कितने साल हो गए, अब तक पत्तियों के लेयर के ऊपर कितना बड़ा किलोमीटर, कई किलोमीटर मोटे पत्ते यहाँ जमा हो जाते हैं। तो उन पत्तों का अपन क्या करते, जब सड़ी नहीं वो धरती तो ढक जाती, खेती कहां करते। और आप सोचिए हमारे देश में कितने लोग हैं, अगर मतलब ये नहीं हो, हमारे देश में कितने लोग हैं, 140 करोड़। रोजाना एक आदमी कितनी लैट्रिन पैदा कर रहा है, आधा किलो तो पैदा कर रहा है। 140 करोड़ को आधा से गणना 70 करोड़ किलो लैट्रिन डेली पैदा हो रही है। 365 दिन कितनी लैट्रिन हो गया। अगर इसको ये सड़ाने वाला सिस्टम नहीं हो तो लैट्रिन ही बनी रहेगी। तो लैट्रिन के अंबार लग जाएंगे इस धरती पर। हम जाएंगे कहां, हम खेती कहां करेंगे, हवाई अड्डा कहां बनेगा, रेल की लाइन का घर कहां बनेगा, लैट्रिन क्योंकि सड़ी नहीं रही है। लेकिन नेचर ने व्यवस्था दी है। मोदी जी का स्वच्छ भारत अभियान तो 10 साल से चला है, लेकिन लाखों सालों से नेचर के स्वच्छता अभियान को वो दोनों चला रहे हैं। डिकम्पोजर, कि जो टट्टी आए उसको सड़ा दो, पत्ती नीचे गिर रही है उसको सड़ा दो, जानवर पेड़ मर रहा है सबको सड़ा, धरती को क्लीन करो, आप व्यवस्था करो। इसलिए इनकी डेड बॉडी आपको नहीं मिलेगी। आप अगर मेरा मर्डर करके अभी एक संदूक में बंद करके यहाँ चले जाए, 20 साल बाद आए संदूक खोले तो कुछ मिलेगा या नहीं मिलेगा, मेरी हड्डियां मिलेंगी।
लेकिन मेरा मर्डर करके आप बाहर डाल दे खेत में और 20 साल बाद आएंगे मेरी हड्डियां मिलेगी, क्योंकि वहां डिकम्पोजर था। इस संदूक में डिकम्पोजर नहीं था क्योंकि संदूक इनकम्प्लीट इकोसिस्टम थी, खेत एक कंप्लीट इकोसिस्टम, वहां चारों चीजें थी। उन्होंने मुझे वापस से नॉन लिविंग में कन्वर्ट किया। अगर किसी इकोसिस्टम में ये चारों चीज हैं तो वो कंप्लीट इकोसिस्टम है, और एक भी नहीं है मिस कर रहे थे इनकम्प्लीट इकोसिस्टम। तो आप सोचिए, मैं अगर इसका लॉक बंद कर जाऊं और 20 दिन बाद आऊं तो क्या होगा? इसमें बैठे हुए लोग जिंदा मिलेंगे, मर जाएंगे, क्योंकि इनकम्प्लीट इकोसिस्टम में हो आप। यहाँ जीवन के लिए, लाइफ के लिए जो चीज वो है ही नहीं, क्योंकि इनकम्प्लीट इकोसिस्टम। बिल्डिंग भले ही कितनी सुंदर होना, इससे क्या फर्क पड़ गया? एक फैक्ट्री हजारों हवाई जहाज बना सकती, करोड़ रुपए के, लेकिन मैं तुम्हें पानी नहीं भेजूं, खाना नहीं भेजूं, आपकी फैक्ट्री है कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि इनकम्प्लीट इकोसिस्टम। जो हमारा शहर हम खुश हो रहे हैं, इस शहर में चारागाह का कंप्लीट इकोसिस्टम हमें यहाँ चारा भेज रहा है, खेतों का कंप्लीट इकोसिस्टम हमारे पास अनाज फ्रूट भेज रहा है, पानी का इकोसिस्टम हमें पानी भेज रहा है। तो सराउंडिंग के जो इकोसिस्टम है, उन इकोसिस्टम से सर्विस और मटेरियल यहाँ आ रहा है जब हम जिंदा है। इनकम्प्लीट इकोसिस्टम वाले हम तभी जिंदा रह सकते हैं जब हमारे चारों तरफ के कंप्लीट इकोसिस्टम बचे रहे। ये हिल्स कंप्लीट इकोसिस्टम, रिवर कंप्लीट इकोसिस्टम, चारागाह कंप्लीट इकोसिस्टम, एक डैम कंप्लीट इकोसिस्टम। ये सब अगर जिंदा नहीं है तो हम एक इनकम्प्लीट इकोसिस्टम के रूप में जिंदा नहीं रह सकते। तो हमारी ड्यूटी क्या है? अगर हमें जिंदा रहना है तो सर्विस और मटेरियल देने वाले सभी नेचुरल इकोसिस्टम्स को हम जिंदा रखें, फंक्शनल रखें, इनको ऐसा मैनेज करेंगे डैमेज नहीं, डिग्रेड नहीं हो, ये बैरन नहीं हो जाए। तो आप देखिए नेक्स्ट, देखिए किस तरह से एक इकोसिस्टम में ये काम कर रहे हैं सब, हर कोई अपनी ड्यूटी परफॉर्म कर रहा है। हरे पेड़ पत्तों है, उनको गाय ने खाया, उसने डंग किया, अब डंग को हटा रहा है, ये आपका डंग बीटल, ये उसको मिट्टी में अंदर ले जाएंगे और इसमें अपना एक अंडा रखेंगे, वो अंडा इसको कचौरी की तरह खाएगा। ये डंग आपके लिए डंग, उसके लिए कचौरी है, इसके बच्चे के लिए कचौरी है, इसने कचौरी पैदा की है नेचर। आप तेल में बना बड़ा कचौरी खाएंगे, यहाँ नेचर की बिना तेल कचौरियां बनी। हर कोई किसी को कुछ प्रोडक्ट दे रहा है, क्लीनिंग भी हो रही है और मटेरियल का यूज हो रहा है, एक बहुत ही रेस्पेक्ट के साथ यूज कर रही है नेचर, कोई भी वेस्टेज नहीं। और नेचर ने जो कुछ बनाया है उस सबको बैक्टीरिया फंगस सड़ा सकते हैं, लेकिन आदमी ऐसी चीजों जिनको सड़ाना गलाना मुश्किल है। प्लास्टिक किसने बनाया? आदमी। कैसे आप सड़ाओ? चीनी मिट्टी किसने बनाई? कांच किसने बनाया? कितने ही मटेरियल आदमी ने बनाया। अब इनको नेचर रो रही है कि मैं इनका डिस्पोजल कैसे करूं, क्लीनिंग कैसे करूं? सिस्टम नहीं है। तो ये है मैन मेड और नेचर मेड इकोसिस्टम का तो अधूरा इकोसिस्टम, इनकम्प्लीट इकोसिस्टम आज प्रॉब्लम बनते जा रहा है, एक्सपांशन हो रहा है इनकम्प्लीट इकोसिस्टम, और ये कहां घुस रहे हैं? कंप्लीट इकोसिस्टम को डैमेज कर करके वहां घुस रहे हैं। नेक्स्ट अब देखिए, ये इनकम्प्लीट, क्योंकि यहाँ ये वाला नहीं है, तीन तो है, चौथा नहीं है प्रोड्यूसर, ये इनकम्प्लीट इकोसिस्टम। यहाँ प्रोड्यूसर है लेकिन प्राइमरी कंज्यूमर नहीं, ये भी इनकम्प्लीट सिस्टम है। चारों में से तीन है, एक नहीं, इनकम्प्लीट। ये टिक नहीं सकता अगर इसको आसपास के कंप्लीट इकोसिस्टम सपोर्ट नहीं करें, ये टिक ही नहीं सकता। इधर ये वाला नहीं है, ये है लेकिन कार्बन वाला नहीं है, तो ये नंबर इतना ज्यादा बढ़ जाएगा। तो देखिए ये भी इनकम्प्लीट इकोसिस्टम, यहाँ ये नहीं है, तो ये इनको सड़ाएगा कौन? ये है आदमी क्या कर सकता है और नेचर क्या कर सकता है। इसलिए हम नेचर को रिप्लेस नहीं कर सकते। नेचर ने जो बनाया, हमें बनाया हेरिटेज के रूप में दिया है नेचर ने। हमें नदियां बना के दी हैं, पहाड़ बना के दिए हैं, जंगल फॉरेस्ट बना के दिए हैं, आपका बुशलैंड आपको बना के दी है, डेजर्ट बना के दी है आपको। उन बनी हुई चीजों को हम क्या कर रहे हैं? पूर्वज हमें, जब हमारे माँ बाप जाते हैं तो हमें बड़ा बड़ा घर देख के जाते हैं, वो फ्री में तो मिला है, उसमें हम रहते हैं, हम उस घर को ही नहीं, हम उसको डैमेज करते हैं। ये कहाँ की समझदारी है? यही
नेचर ने हमको जो दिया है इसको बचाना है, सिर्फ बचाना है, मेंटेन करना है। नेक्स्ट देखिए, अगर एक सिस्टम में इस कंपनी मान लो एक चीज मिसिंग है तो क्या हाल होगा, इनका नंबर बढ़ेगा, ये सबको इसको खत्म कर देंगे, तो खत्म, जब इनको खत्म कर देंगे तो जिएंगे कैसे? यानी इम्बैलेंस करते ही क्या है, इम्बैलेंस करते ही वो इकोसिस्टम वो टिक ही नहीं सकता, उसमें डिपेंड रहने वाले सभी मारे जाएंगे। हम भी चूंकि उसी इकोसिस्टम में रह रहे हैं तो हम भी मारे जाएंगे। ऐसा नहीं कि सिर्फ टाइगर मरेगा, ऐसा नहीं है बटरफ्लाई मरेगी, नंबर हमारा भी है। हमको अगर जिंदा रहना है तो सबको जिंदा रखना पड़ेगा, और सबको जिंदा रखना पड़ेगा, इकोसिस्टम को बचाना पड़ेगा। एक एक स्पीशीज को नहीं बचा सकते, सबको बचाना पड़ेगा। हम छत को नहीं छत को बचाना है तो दीवारें भी बचानी पड़ेगी, सबको तो पूरा घर बचेगा। एक घर के एक पीस को हम की छत इंडिपेंडेंट हवा में टिकी रह जाए, ये पॉसिबल नहीं है। वॉल्स भी बचानी पड़ेगी, फ्लोर भी बचाना पड़ेगा, फाउंडेशन भी बचानी पड़ेगी, सबकी अलग अलग वैल्यू है, तब जाकर हमारा घर सुरक्षित है। इसलिए इस कंसेप्ट को ध्यान रखते मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि नेचर ने जो हमको गिफ्ट दी हैं, इस गिफ्टेड चीज को हमें को बचाना है। अब इसके साथ हमने जो किया, हजारों लाखों साल से जो हमने किया, ये हमारे नेचुरल इकोसिस्टम दो हालत में, या तो अच्छी हालत में या खराब हालत में। जो अच्छी हालत में बचे हुए हैं उनको हम ऐसे मैनेज करें कि वो खराब नहीं हो, वहां मैनेजमेंट अच्छा करना है। लेकिन जो खराब हो गए उनको रेस्टोर करना है। मेरे पास दो गाय हैं, एक बीमार है एक हेल्दी है। हेल्दी है उसको तो मैं इस तरह से मैनेज करूं वो बीमार, लेकिन जो बीमार है उसको ऐसा करना है कि वो वापस से ठीक हो जाए, उसके हेल्थ को रेस्टोर करना है, क्योंकि तभी दूध देगी, तभी वो अपना प्रोडक्शन देगी, तभी मटेरियल और सर्विस देगी। तो जो इकोसिस्टम हमने खराब कर दिए हैं उनको रेस्टोर करना है। राहा फाउंडेशन यही काम करता है। जो इकोसिस्टम हमारे डैमेज किए हैं हमारे चारों तरफ, हम उनको रेस्टोर करें। कैसे रेस्टोर करेंगे वही चीज आज जानेंगे कि हम अपने इकोसिस्टम के चारों तरफ नजर डालें कि हमने खराब किस इकोसिस्टम को किया और खराबी के लिए कौन जिम्मेदार है, यानी वो क्या चीज थी जिसकी वजह से खराब हुआ है, जिससे हमारा इकोसिस्टम बीमार हुआ है। हम उस खराब करने वाली चीज को रोकें और वो सारे उपाय करें जो सुधार, जिनको हम रेस्टोर का नाम देते हैं सुधार। हम उससे सरकार की मदद ले सकते हैं, हम उससे हमारी जनता की मदद ले सकते हैं, दूसरे एनजीओ की मदद ले सकते हैं, सबका साथ, ताकि हमारे वो बिगड़े सारे इकोसिस्टम रेस्टोर हो। और जो इकोसिस्टम हमारे सुरक्षित हैं उनको हम सुरक्षित बनाए रखें। इस तरह कोऑपरेट करें, इस तरह जागरूक रहें, इस तरह से मैनेज करें कि वो बिगड़कर डिग्रेड नहीं हो जाए, क्योंकि अगर वो डिग्रेड हुए तो उनको सुधारना पड़ेगा। तो ये राहा फाउंडेशन का काम है। राहा फाउंडेशन इस सोच के साथ राहा फाउंडेशन आज हमारे आप सबसे जुड़ना चाहते हैं कि जो हमने अपने इकोसिस्टम चारागाह के रूप में, फॉरेस्ट के रूप में, उनमें मिलने वाले वाटर बॉडीज के रूप में हमने डिग्रेड कर दिए हैं, हम सब मिलकर ऐसी किफायती टेक्निक्स लगाएं, चलाएं कि हम उन इकोसिस्टम को रेस्टोर करें। क्यों रेस्टोर करें? क्योंकि रेस्टोर करने पर ही वो मटेरियल सर्विस दे पाएंगे, तो देंगे नहीं। वो सिर्फ एक नंगी पहाड़ी, एक नंगी जमीन, बैरन लैंड के रूप में रह जाएंगे। जब देंगे ही नहीं तो हम उसका क्या करेंगे, हम जिंदा कैसे रहेंगे? और जो इकोसिस्टम हमारे सुरक्षित हैं उनको हम ऐसी डिवाइस मेथड लगाएं कि वो डिग्रेड ना हो पाए। तो उन्हीं चीजों को हम अगले आज से लेके आज, कल और परसों देखेंगे, जानेंगे। इसलिए इस कंसेप्ट के साथ अब जो मैंने पहली बार बताया था कि इकोसिस्टम में बहुत सारी स्पीशीज हैं, वो हर कोई कुछ पैदा दे रहे हैं, या तो मटेरियल दे रही है या सर्विस दे रही है, ये दोनों चीज दे रही है। तो मटेरियल और सर्विस लेने के जब ही हमें राइट मिलेगा जब इकोसिस्टम में हर कोई जिंदा रहेगा। चारों कंपोनेंट जिंदे रहने चाहिए। प्रोड्यूसर को यूज करने वाले हर्बिवोरस शाकाहारी, शाकाहारियों को यूज करने वाले कार्निवोरस,
और कार्निवोरस को यूज करने वाले आपका डिकम्पोजर चारों रहने चाहिए। अगर जिस तरह पुलिस में सारा कार्डर चाहिए, एक वैकेंसी से सारा डिस्टर्ब हो जाए, इसलिए अगर हमें चारों कंपोनेंट एक भी वैकेंट हो गया तो हमारा सिस्टम गड़बड़, हम कोई वैकेंसी नहीं चल सकती, सब चाहिए। तो रेस्टोरेशन क्या है? जिस कंपोनेंट की वैकेंसी चल रही है उसमें फिर से भर्ती करके उसको, जैसे मान किसी ऑफिस में बाबू कमी है तो हम बाबू नहीं लेंगे, रेस्टोर हो जाएगा। तो राम फाउंडेशन किस सोच के साथ काम कर रहा है? जिन इकोसिस्टम का जो कंपोनेंट चला गया है, डैमेज हो गया है, उसको कैसे रेस्टोर। अगर शाकाहारी के रूप में जानवर नहीं है उनको कैसे लाएं? पेड़ों के रूप में अगर प्लांट्स चले गए, घास चली, उनको कैसे वापस लाएं? मॉइस्चर के रूप में मॉइस्चर चलेगी, वो कैसे लाएं? मिट्टी अगर चली गई है उसको कैसे लाएं? यही रेस्टोरेशन। पेड़ पौधे लगा हरियाली करना ही रेस्टोरेशन नहीं है। कोई भी चारों में से कोई भी कंपोनेंट गया है, उन सभी गए हुए सभी साथियों को वापस लाना। लिविंग की जगह लिविंग वालों को लाना, नॉन लिविंग की जगह नॉन लिविंग को लाना, सबको वापस लाना। कितना लाना? जो हजारों साल पहले जो लेवल था वो तने वापस, क्योंकि उस समय तो पॉपुलेशन बहुत थोड़ी थी, हमें मटेरियल और सर्विस कम चाहिए थे। आज तो कितने हो गए? अब तो हमें मटेरियल ज्यादा चाहिए, सर्विस चाहिए। फॉरेस्ट को, ग्रासलैंड को, पहाड़ को हम स्ट्रेस थोड़ी कर सकते, ये उतना ही, इसको हम बढ़ा नहीं सकते। इसकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने की कोशिश करें। हम एरिया नहीं बढ़ा सकते तो प्रोडक्टिविटी तो बढ़ाएं। तो ये एरिया डिग्रेड है या नहीं, ये किससे पता लगेगा? इसकी प्रोडक्टिविटी से पता लगेगा। इसका प्रोडक्शन कितना है, ये प्रोडक्शन नॉर्मल दे रहा है या नहीं, इसकी बायोडायवर्सिटी से पता लगेगा। इसकी बायोडायवर्सिटी कंप्लीट है या नहीं। तो और ये कंप्लीट इकोसिस्टम के रूप में काम कर रहा है या इनकम्प्लीट इकोसिस्टम के रूप में काम कर रहा है। ये वो इंडिकेटर्स हैं जिससे हमें देख के पता लगेगा इकोसिस्टम डिग्रेड है या सही है। और वो काबिलियत अपने अंदर डेवलप करना कि हम पहचान सके कि इकोसिस्टम बीमार है या बीमार नहीं है। अब डिग्रेडेशन को मैं क्या बोल रहा हूँ, बीमार है या नहीं है। बीमार है तो इसको दवाई क्या देनी है, बीमार नहीं है तो इसको क्या इंस्ट्रक्शन दे दी तू बीमार नहीं हो ये कर। इसका मतलब आप सबको इन इकोसिस्टम का डॉक्टर बनाना चाहती है मैडम। आप सब इकोसिस्टम के डॉक्टर बने। तो आज तो आपकी एमबीबीएस हो जाएगी, कल एमडी की डिग्री हो जाएगी इकोसिस्टम को सुधारने। क्योंकि बिना कोई डिग्री लिए किसी का इलाज करता, गलत इंजेक्शन लग गया तो वो पेशेंट मर सकता है, रिएक्शन हो सकती है। तो हमने जब डिग्री नहीं ली तो हम इलाज कैसे करें? तो हम नेचर को कैसे सुधारेंगे जब हमको यही पता नहीं कि दवाइयां कौन कौन सी हैं, कब कब दी जाती हैं, कैसे कैसे दी जाती हैं, किस दवाई का क्या साइड इफेक्ट है और किस दवाई के साइड इफेक्ट को रोकने के लिए क्या दिया जाना चाहिए। ये 2 दिन में आपकी एमबीबीएस और एमडी होगी। इतना मैंने जो कहा इसमें 50% से कम किसके समझ में आया? 50% से कम किसके समझ में आया? ये मैं क्यों पूछना चाहता हूं, इससे मुझे कि भाई हम समझ रहे हैं, ये मैं परीक्षा नहीं ले रहा हूं, नहीं, क्योंकि लैंग्वेज का थोड़ा डिफरेंस दिक्कत हो सकती है। तो हम पूरा समझ पा रहे हैं, नहीं समझ पा रहे इसलिए बता रहे। और इसमें कोई शर्मा की बात नहीं, अगर नहीं तो हम फिर उस मेथड को और थोड़ा दूसरा तरीका, ताकि हमारा 50% से नीचे नहीं रहना चाहिए, ये धीरे धीरे बढ़ना चाहिए। तो 50% सब आ रहा है, क्योंकि हिंदी और मराठी बहुत क्लोज है। और मैं तो कई बार मैं देखता हूँ कुछ वर्ड तो ऐसे बड़े जबरदस्त हैं, राजस्थान और हरियाणा से चलते हैं तो बकरी को वहां छेड़ी कहते हैं, यहाँ पे तो छेड़ी कहते हैं, और उड़ीसा में छेड़ी कहते हैं। और देखिए कितना लंबा वर्ड आज चला है। आप देखिए, मॉर्निंग को, अर्ली मॉर्निंग को वहां प्रभात कहते हैं, आपके यहाँ प्रभात कहते हैं, उड़ीसा तक प्रभात, बंगाल तक। अच्छा, बंगाल में छेड़ी, तो वहां तो देखिए वर्ड को देखिए। आपका जूना वर्ड, जूना तो बड़ा बुजुर्ग प्राचीन, वो वहां से चल रहा, राजस्थान से चल रहा है, और यहाँ भी है, और वो तो हमारे लैंग्वेज की समानता देखिए,
क्योंकि सब कहीं कहीं संस्कृत से आई हुई तो बड़ी जबरदस्त समानताएं हैं। थोड़ा फर्क है, एक एक्सेंट का भी फर्क है, एक वर्डिंग का भी, लेकिन फिर भी हम उसको, तो यहाँ तक की चीजें। तो हम इकोसिस्टम को क्यों सुधारना चाहते हैं? जी बस 2 मिनट में हम इकोसिस्टम को क्यों सुधारना चाह रहे हैं? सिर्फ एक क्वेश्चन चाहिए, क्यों सुधारना चाह रहे हैं? रहा फाउंडेशन क्यों इकोसिस्टम को सुधारना चाह रहा है? क्या जवाब पड़ेगा? कोई नहीं कहता है ये क्यों सुधारना चाह रहा है, इनको क्या लाभ, क्यों आप सबको तकलीफ देंगे? इसलिए सुधारना चाहती हैं ताकि सफिशिएंट मात्रा में मटेरियल और सर्विस फ्री ऑफ कॉस्ट समाज को मिले, क्योंकि ये नेचर की फैक्ट्री है जो बिना बिजली के कनेक्शन चल रही है। इसमें लेबर काम कर रही है प्रोड्यूसर के रूप में, कार्निवोरा के रूप में, हर्बिवोरा के रूप में, लेबर दिन रात काम कर रही है। और प्रोडक्ट क्या है? सर्विस एंड मटेरियल। सर्विस और मटेरियल हमारी सोसाइटी को मिले, हमारे पशुओं को मिले, कैटल को मिले, हमारे जंगली जानवरों को मिले, और एक दूसरे को हम जिंदा रहें। और हमें 2 चीज बहुत जरूरी है हमें इस इकोसिस्टम से, जो कि अद्भुत है, पीने का पानी और सांस लेने के लिए ऑक्सीजन। 2 प्रोडक्ट से हम बुरी तरह से निपट रहे हैं, बहुत बुरी तरह से इस सिस्टम पे डिपेंड करते हैं। पानी और हवा कहीं भी नहीं है। अगर ये सिस्टम फंक्शन नहीं करेगा, अंडरग्राउंड पानी नहीं है, तो हम जिंदा नहीं रह सकते। ये सिस्टम अगर कार्बन डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन पैदा देगा, ये हम लोग जिंदा नहीं रह सकते। ये 2 बहुत बड़ी सेवाएं हैं जिनके लिए सिस्टम को जिंदा रखना। वरना तो आप कॉस्ट लगा लीजिए, ऑक्सीजन की कीमत कितनी चाहिए? पूरे 140 करोड़ लोगों को रोजाना आप 2100 से गुणा करें, कितना अरब रुपए का प्रोडक्ट डेली चाहिए। यहाँ ये हिल्स के पर जो है फॉरेस्ट ये काम कर रहे हैं, चारा काम कर रहे हैं, समुद्र में ये एल्गी काम कर, हर कोई आदमी को जिंदा लगा करने के बेचारा लगा हुआ दिन रात लगा। इसी को सिस्टम की ये वैल्यू, इसलिए इनको रेस्टोर करना ताकि हम बचे, क्योंकि जो हजारों साल से हमने जो फ्री मिला वो फ्री में ही मिलना चाहिए। क्योंकि अगर हमने ऑक्सीजन की कॉस्ट दी, हमने पानी की कॉस्ट देना शुरू कर दिया, तो दुनिया की हर सैलरी छोटी पड़ जाए। और सबको सैलरी थोड़ी मिलती है, हजारों लाखों करोड़ों आदमी को कोई सैलरी नहीं है, वो कहाँ से परचेज करेंगे ऑक्सीजन, वो कहाँ से परचेज करेंगे पानी? इसलिए ये फ्री में मिलने वाली चीजें ह्यूमैनिटी के लिए फ्री में तभी मिलेगी, ये रेस्टोर होंगे, ये बचे रहेंगे। इसलिए इनको बचाया जाना बहुत ही जरूरी है। हम थोड़ी देर बाद में फिर वापस आएंगे। कितनी छुट्टी है? हाँ, अच्छा 1 मिनट और मैडम किसी एक व्यक्ति इसको 5 मिनट में मराठी में इसको जो मैंने मराठी में समराइज कर, मराठी में समराइज तो ठीक है तुम्ही दोघे नाही घ्या सर, आवाज मोठा आहे. रेकॉर्ड सर्वप्रथम डॉक्टर सतीश कुमार शर्मा यांचं नाशिकच्या सर्वच पर्यावरण प्रेमींतर्फे हार्दिक स्वागत करतो. उपस्थित सर्व मंडळी काहीतरी शिकण्याच्या हेतूने या ठिकाणी आलेली आहे आणि विविध क्षेत्रातली मंडळी आलेली आहे. या ठिकाणी प्रत्येकाच्या मनामध्ये प्रत्येकजण हा पर्यावरण क्षेत्रात ऑलरेडी काम करतो, परंतु प्रत्येकाला काहीतरी वेगळं शिकायचं आहे. कारण पर्यावरण जसं खूप मोठं क्षेत्र आहे, त्याचप्रमाणे माणसाने नेहमी शिकत राहावं आणि त्या उद्देशाने इथे आलेले आहेत. तर आज सर्वात महत्त्वाचा जी बाब लक्षात येते की पर्यावरणाचे जे वेगवेगळे अंग आहेत, जसं आज जी परिस्थिती खरं तर बघितलं तर
माणूस अशा कंडिशनला आहे की त्याला असं वाटतंय की आपणच एकटे या पृथ्वीवर आहोत आणि एका वेगळ्या भासामध्ये तो जगतोय. परंतु आपण जर दूरदृष्टी ठेवली नाही तर जैवविविधतेचा नाश तर अटळ आहेच, त्याचबरोबर जैवविविधतेची जेव्हा नाश होईल तर आपला मानवाचाही नाश हा अटळ आहे. तर याच्यामध्ये जैवविविधतेतील जे जे घटक महत्त्वाचे होते त्याच्यामध्ये उदाहरणार्थ सरांनी सांगितलं त्याप्रमाणे फंगस, बुरशी ह्या महत्त्वाच्या आहेत. त्याचप्रमाणे वनस्पती, वृक्ष प्रजाती, त्याच्यामधलंही व्हेरिएशन म्हणजे ज्या स्थानिक प्रजाती, देशी प्रजाती, त्याच्यातलं व्हेरिएशन त्यांनी थोडक्यात सांगण्याचा प्रयत्न केला. त्याचप्रमाणे जे सजीव म्हणजे शाकाहारी प्राणी यांच्याबद्दल माहिती सांगितली. त्याचप्रमाणे जे मांसाहारी प्राणी ते पण जैवविविधतेला महत्त्वपूर्ण आहे. हे महत्त्वाचे 4 अँगल या ठिकाणी आज शिकायला मिळाले. तर हा मला वाटतं आत्ताच्या जे 1 तासाच्या याच्यामधला सर्वात महत्त्वाचा घटक होता. त्याचबरोबर इतरही घटक आहेत, मला वाटतं तुषार भाऊने ते सांगावे. धन्यवाद दत्तू. आत्ताच आपण ज्यांचं इथे आल्यानंतर जो त्यांनी अभ्यास केला ते ऐकलं ते होते बेलगाव ढगा या गावचे सरपंच, ज्यांना आम्ही प्रेमाने वनमहर्षी म्हणतो, श्री दत्तूभाऊ ढगे. त्यांचा सखोल अभ्यास आहे वृक्षांमध्ये आणि आपण ज्यांना आतुरतेने या ठिकाणी सकाळपासून ऐकत आहोत किंवा ऐकायला आलेलो आहोत ते डॉक्टर सतीशजी शर्मा. सर, नासिक में हर 12 साल के बाद कुंभ होता है, लेकिन कुंभ के दौरान नासिकर कोई कुंभ में जाते नहीं और बाहर के साधु संत आके यहाँ का अमृत सेवन करते हैं. लेकिन आज ऐसा हुआ, साधु संत राजस्थान से आए हैं और नासिक वाले वो अमृत राशन के लिए यहाँ पे आए हैं. ऐसा पहली बार नासिकर होने के नाते मैं देख रहा हूँ. सभी अपनी अपनी तौर से ये अमृत का प्राशन कर रहे हैं और आपकी अमृत वाणी से जो भी हमें प्राप्त हो रहा है वो हमें जीवन भर हमारा जो रेस्टोरेशन का प्रयास है उसके हर पग पे हमें काम आएगा, ये निश्चित तौर पे दिख रहा है. हमने सुबह से जो सुना उसमें सबसे पहले मोस्ट इम्पोर्टेंट हमें लगा कि पॉलीग्रेशन, जैसे आपने बताया एक मेल और फीमेल के दौरान जो भी आगे की. अच्छा, सरांनी मला आता आवडीच्या भाषेत सांगितलं, मलाही थोडा दमच लागला होता हिंदीत सांगायला. तर सरांनी आपल्याला जे सांगितलं की एक वृक्ष नर असतो, अगदी सोप्या भाषेत सांगण्याचा प्रयत्न करतो कारण मलाही तीच भाषा येते. नर आणि मादी या वृक्षांमध्ये जे आपण म्हणतो की त्यांचं परागीभवन जे होतं मधमाशांच्या माध्यमातून होत असेल, फुलपाखरांच्या माध्यमातून होत असेल, तर हे करण्याचं काम जे घटक करतात ते सुद्धा या जीवसृष्टीच्या ज्या साखळी आहेत त्याला खूप महत्त्वाचे आहे. त्यानंतर सरांनी पुढे इकॉलॉजी म्हणजे काय, तर आपल्या आजूबाजूला जी वृक्ष आहेत, प्राणी आहेत, सूक्ष्म जीव आहेत, या सर्वांची मिळून जी एक साखळी तयार होते आणि जी मानवासाठी काम करते पुढे, कारण मानवाच्या ज्या वाढीव गरजा आहेत त्या पूर्ण करण्याचं काम ही सगळी जीवसृष्टी करते आणि ती टिकवण्याचं काम आपण केलं पाहिजे. तर इकॉलॉजीची जी सिस्टम आहे ती काय असते हे सरांनी आपल्याला समजून सांगितलं. यानंतर सरांनी आपल्याला इकोसिस्टममध्ये 4 महत्त्वाचे घटक सांगितले जे दत्तूभाऊंनी आता सांगितले की प्रोड्युसर आहेत, त्यानंतर प्रायमरी कन्झ्युमर, सेकंडरी कन्झ्युमर आणि डिकम्पोजर पासून हे चक्र असं जे चालत असतं ते सरांनी आपल्याला समजून सांगितलं. निश्चितच तो एक महत्त्वाचा अभ्यासाचा भाग होता या ठिकाणी. त्यानंतर डी ग्रेड इको सिस्टममध्ये डी ग्रेड जी संज्ञा आहे ती कशी शोधली जावी व त्यामध्ये कशा प्रकारे आपल्याला अभ्यास करता येईल हे सर आपल्याला आता यापुढे सांगणार आहेत. तर मी नाशिककर राहा फाउंडेशनच्या वतीने सरांचे आभार मानतो
उपस्थितांचेही खूप सारे आभार मानतो. आपण अगदी जीवाचे कान करून ऐकत आहात. माझं लक्ष होतं की कोण ऐकतंय आणि कोण मोबाईलमध्ये आहे, परंतु सगळ्यांचे मोबाईल सायलेंटही होते आणि कुणी जोपर्यंत सर बोलत होते तोपर्यंत कुणीही मोबाईलमध्ये नव्हतं. सगळे जीवाचे कान करून ऐकत होते. तुमच्या सर्वांचे खूप खूप आभार. यानंतर मी विनंती करतो गोदावरीताई यांनी पुढील सूत्रसंचालन करा. धन्यवाद. तर सर्वांनी ऐकून घेतलं आणि कृपया आपले मोबाईल सायलेंटवर ठेवा, म्हणजे अजूनही आपल्याला आनंद घेता येईल. तर तुम्ही म्हणजे सरांनी जे सांगितलं की एक इनकम्प्लीट जी इकोसिस्टम आहे, आतापर्यंत काय केले मानवाने की आतापर्यंत सगळी इनकम्प्लीट म्हणजे कंप्लीट जी इकोसिस्टम आहे ती आपण इनकम्प्लीट करत आलेलो आहे. परंतु मैं नासिककर की ओर से आपको ग्वाही देती हूँ कि अगले 10 साल में हम जो इनकम्प्लीट किए हुए तो हमें सच में उसमें बहुत खेद है. तो अगले 10 साल में हम उसे कंप्लीट करने की पूरी कोशिश करेंगे. तो आपला सर्व द्यायची ना ग्वाही. नाशिककर आवाज जरा कमी येते. जोश है? नहीं, जोश अभी भी कम है. जोश है? हाँ. तो नासिककर की ओर से मैं आपको ग्वाही देती हूँ कि हम आप जो इनकम्प्लीट जो इकोसिस्टम अभी आपने जो बताया तो पूरी कंप्लीट करने की हम कोशिश करेंगे. तर यानंतर जे आहे ज्या संस्था नाशिकमध्ये पर्यावरणावर काम करत आहेत, ज्यांचं खरंच कौतुक व्हायला हवं, अशा ज्या संस्था आहेत त्यांचा आपण सत्कार करणार आहोत. तर मी सर्वात आधी जे अय्यर सर आहेत आपले, त्यांना अय्यर सरांचं काम सगळ्यांनाच माहिती आहे. त्यांनी त्यांच्या सामाजिक कार्याची जी सुरुवात आहे ती वृक्ष लागवडीपासूनच केली होती. नंतर त्यांचं असं एकही क्षेत्र नाही की ज्या क्षेत्रामध्ये ते कामच करत नाही आहे. म्हणजे अगदी म्हणजे आता तिथं म्हणजे ते आपले खरंच तरुण आहेत. तर त्यांनी तरुणांचा देखील विचार केला की जे MPSC UPSC करणारी मुलं आहेत त्यांच्यासाठी त्यांनी वाचनालय उपलब्ध करून दिले. फक्त उपलब्धच करून दिली नाहीत तर तेथील पुस्तकं असेल, त्या लायब्ररीचं पूर्ण बांधकाम असेल, सर्व ते अय्यर सरांनी करून दिलेलं आहे. त्यानंतर ज्या नाशिक शहरातील ज्या महिला आहेत त्याच्यामध्ये ज्या वारांगणी आहेत, ज्या सेक्स वर्कर्स आहेत, प्रॉस्टिट्यूशन आहेत, त्यांना पण त्यांनी बरेचसे रोजगार उपलब्ध करून दिला आहे. ज्या विधवा महिला आहेत त्यांना देखील ते रोजगार उपलब्ध करून देत आहेत. नंतर ज्याच्याकडे आपण लक्षच देत नाही, जे सॅनिटरी पॅडचं जे मशीन आहे त्यांनी असे 50 मशीन मागच्या 1-1.5 महिन्यामध्ये म्हणजे मी स्वतः सांगण्यावरून माझ्या शाळेमध्ये देखील मी ते मशीन दिलेले आहेत. असे सॅनिटरी पॅडचं मशीन देखील ते प्रोव्हाइड करतात. म्हणजे असं पक्ष्यांसाठी खाणं असेल, त्यांच्या घरी जर आपण गेलो तर नेहमी दिवसभर वर्दळ दिसते आपल्याला. कधी त्यांच्या घरी जा कोणी ना कोणी आलेलंच असतं. म्हणजे काल पण मी त्यांच्या घरी फार अर्धा 1 तास बसलेली असेल, पण अर्धा 1 तासामध्ये किमान 3-4 लोक येऊन गेले. तर असं एकदम आपण म्हणू शकतो की अष्टपैलू व्यक्तिमत्व जे आहे अय्यर सर. मैं डॉक्टर शर्मा जी को विनती करती हूँ कि आप अय्यर सर जी का सत्कार करें. आपकी सर्विसेज बड़ी ग्रेट है. आपके जैसे ये लोग और भी तो- कंप्लीट करेंगी सर. ये तो सर यही तो समाज को जिंदा रखने वाले ऐसे वटवृक्ष ही तो समाज में जो है आगे ले जाते हैं. हमारे जैसे बहुत लोग हैं. मैं भी बहुत यानंतर आताच तुषार भाऊने ज्यांचा उल्लेख केला, दत्तूभाऊ ढगे, ज्यांनी बेळगाव ढगा जे गाव आहे ते पूर्णतः पर्यावरण पूरक करण्याचे म्हणजे नागरिकांच्या गावकऱ्यांच्या सहभागाने ते गाव पूर्ण जे आहे पर्यावरण पूरक करण्याचं ते त्या मार्गावर आहेत. नंतर सॉइल अँड मॉइश्चर कन्झर्वेशन जे आहे ते त्यांनी खूप चांगल्या पद्धतीने केलेलं आहे. गावकऱ्यांच्या मदतीने वृक्ष लागवड देखील मोठ्या प्रमाणात केलेली आहे. आणि दुसऱ्यांदा ते परत पुन्हा सरपंच झालेले आहेत आणि ते 5-10 परत सरपंच झालेले आहेत. 5व्यांदा ते सरपंच झालेले आहेत. तर दत्तूभाऊंचा सत्कार जे आहे ते मैं शर्मा जी से विनती करती हूँ कि उन्होंने दत्त जी सबसे करो. नहीं सर वो बात करने संसार बहुत
Anyway, very happy to see all of you. Welcome to Dr. Sharma. Thanks to Ra for bringing us all together on one platform to do something which we have been doing for many years. काफ़ी सालों से नासिक में बहुत कुछ काम चल रही है, लेकिन जो भी काम चल रही है दिल से चल रही है, दिमाग से नहीं। तो आज दिमाग भरने के लिए डॉक्टर साहब आए। रेस्टोरेशन, कंजर्वेशन, ये दोनों चीज कितने इम्पोर्टेंट है, ये आपको आज सुबह उन्होंने एक छोटा फर्स्ट सेशन में बता दिया है। अभी हाल ही में आप लोग ये भी बताएं कि रमेश अय्यर काम करता है या दत्तू भाऊ काम करते हैं। नासिक में काफ़ी लोग हैं, काफ़ी संस्था है, और मेरे संपर्क में 52 संस्था है, 52, एक दो नहीं है, जो काफ़ी काम करते हैं रिसर्च के लिए। और इनकम्प्लीट सिचुएशन जो उन्होंने बताया, इन द लास्ट स्लैब यू माइट हैव सीन इनकम्प्लीट, और नीचे लिखा था नो फ्यूचर। तो मैंने पहन के आज आया एक टी शर्ट, नेचर इज द फ्यूचर, नेचर इज द फ्यूचर। तो इस नेचर को संभालने को, निसर्ग को संभालने के लिए नासिक में बहुत लोग काम कर रहे हैं, बड़े ढंग से कर रहे हैं। हमारे बीच में आज एक बैठे हैं हस्ती है सब, डॉक्टर जाम्बरे। प्लीज गिव अ बिग हैंड डॉक्टर जाम्बरे। जो मैन मेड इज इनकम्प्लीट सिस्टम, इकोसिस्टम, दैट इज व्हाट वी शोड एंड यू आल्सो फेल्ट। बट नासिक में एक जगह है, ऐसा है, नासिक पांजरा पोल, which is man-made but complete ecosystem. I would and the technical man behind that is Dr. Zambre. Dr. Zambre, please. I would like Dr. Sharma to actually these felicitations, including me, is not for individual. It is for the organization. Sri Nasik Panchoti Panjara Pol, 145 years of service. Complete ecosystem made by a man-made. आप एज है 70 इयर्स के यंग है, सिंगल मैन आर्मी 70 इयर्स के यंग है। देखिए, तो हमें ये लेना है कि हमें किस तरह से काम, यही तो है हमारे वट वृक्ष, यही है जो हमारी सोसाइटी को आगे ले जा रहा है। मैं आपके लिए, आपके स्वास्थ्य के लिए प्रभु से कहा, आप हमेशा यंग रहें। धन्यवाद अय्यर साहेब आणि शर्माजी। ज्यावेळेस इकोसिस्टीम इकॉलॉजी डॉक्टर शर्मा शिकवत होते, त्यावेळेस आपल्या चुका आपण काय करतो ते माझ्या लक्षात येत होतं की खरोखर मी ज्या फार्ममध्ये गेल्या 8 वर्षापासून प्रॅक्टिकली काम करतोय, जोपर्यंत गव्हर्नमेंट सर्व्हिसमध्ये होतो काहीतरी वरतून यायचं, ते शिकवायचं, ते थिअरिटिकल असायचं। जेव्हा प्रॅक्टिकल करत असताना जी काही माझा जोर बऱ्याच गोष्टीवर असायचा की नाही हे जे उंदीर मारलेच पाहिजे, हे डुकरं मारलेच पाहिजे, आणि त्याचं आताचं जे महत्त्व आहे ते इकोसिस्टीममध्ये आपण कसं एकमेकाच्या याच्यातून कसा विनाश करतो आहोत, ज्या पद्धतीने हे जे गोदा बचाव म्हटलं जातं किंवा इथले आपले जे जानी सर जे प्रयत्न करतायत ते कशा पद्धतीने किती उपयुक्त आहेत, ते खरोखर थँक्स टू शर्माजी आणि ऑर्गनायझर्स, त्यांचं देखील धन्यवाद मी पर्सनली देतो की मला ही इकोसिस्टीम काय आहे ती ज्या पद्धतीने त्यांनी समजून सांगितली, तो खरोखर धन्यवाद। घरी माझी बायको कायम पाली मारत असते, तिचं किती महत्त्व आहे आज नक्की कळालं। धन्यवाद। थैंक यू डॉक्टर जाम्बरे। जैसे डॉक्टर जाम्बरे से अभी आपका मुलाकात हुई, दत्तू डगे साहब का भी मुलाकात हो गई, लेकिन मैं थोड़ा आगे बात करना चाहता हूँ उनके बारे में भी। सरपंच है गांव का 5 साल से, वो तो बड़ी बात नहीं है, लेकिन उस गांव में जो कंजर्वेशन का काम है, रेस्टोरेशन का काम है,
वाटर हार्वेस्टिंग का काम है। जैसा साहब ने बोला, रेस्टोरेशन इज नॉट ओनली प्लांटिंग ट्रीज। काफी लोग सोचते हैं नेचर पीपल मीन्स पीपल हु आर प्लांटिंग ट्रीज। इट इज नॉट सो। नेचर पीपल आर पीपल हु accept everything and live with everything in compatibility. That is nature. तो ये दत्तू डगे साहब है जो ये काम बहुत साल से कर रहे हैं। मेरा पहचान है उनसे, तो इसलिए आज जो ऑलरेडी हैज बीन फेलिसिटेटेड। वन मोर पर्सन, ही इज नॉट हियर, बट जस्ट बिकॉज समबडी इज नॉट हियर इट डजंट मीन वी शुड नॉट टॉक अबाउट देम। आई हैव वर्कड अ लॉट विद शेखर गायकवाड. शेखर गायकवाड has done a lot of tree planting. He's almost the person who has taught other groups who came later on what is tree planting, and he has been doing a lot of work in conservation and restoration. He is not here today, but we have to acknowledge the fact that he has also done a great amount of work. Then, since we have to felicitate today some of the new generals who have come, नए लोग जो आए हैं इस काम में। नासिक में बहुत बड़ी अच्छी टीम है जो ये काम कर रहे हैं, बट ज़्यादा से ज़्यादा उनका काम है पेड़ लगाना। दैट इज़ द मेजर वर्क दे हैव स्टार्टेड विद। तो उसमें और एक दो टीम है जिसके मेंबर्स यहाँ आए हैं, सो आई वुड लाइक देम ऑल्सो टू बी फेलिसिटेटेड। आगे का बात गोदावरी जी। यानंतर वृक्षवल्ली फाउंडेशन ज्यांनी चामरलेनी या ठिकाणी झाडं लावलीच नाहीये, तर ते दर रविवारी, शनिवारी आणि रविवारी त्या झाडांना पाणी घालतात. आता 2 दिवसापूर्वी तिथल्या काही जे वात्रट लोक आहेत समाजातील असतात काही, बरोबर, चांगली कामं करायला गेले तर आपल्याला ते पण सगळं कन्सिडर करावं लागतं. तर काही लोकांनी त्या ठिकाणी आग लावली, त्याच्यामुळे ड्रीपचं बऱ्यापैकी नुकसान झालं. तरी देखील ते लोक खचूनच जात नाही. मग त्यांचं असं असतं की काहीतरी नुकसान झालं म्हणजे अजून काहीतरी मोटिवेशन मिळालं त्यांना, या उत्साहाने ते लोक काम करत असतात. तर मी वृक्षवल्लीच्या सर्व सदस्यांना विनंती करते कि त्यांनी मंचावर उपस्थित राहावं. मैं डॉक्टर शर्मा जी से विनती करती हूँ कि आप वृक्षवल्ली फाउंडेशन का सत्कार कीजिए. Anybody else? Yes, sir. Great. तुषारला बोलवा. आप लोग ऐसे ही काम करते हैं, ये बहुत बड़ी सर्विस है देश में। ग्रेट, करते हैं। मेरी शुभकामनाएं आपकी। नहीं, ये हमारे नासिक की बहुत बड़ी संस्कृति। ये इंडिया से, नासिक की नहीं, नासिक महाराष्ट्र का इंडियन कल्चर है। धन्यवाद सरजी. यानंतर ग्रीन रिव्होल्युशन जी संस्था आहे त्या संस्थेने चुंचळे जो भाग आहे तिथे पूर्णतः पडीक डोंगर तो पूर्णतः हिरवा केलेला आहे. तर असंच त्यांचं काम पूर्ण नाशिक म्हणजे महाराष्ट्रामध्ये त्यांचं काम चालू आहे. परंतु एक आदर्श म्हणून त्यांनी चुंचळेमधील जो डोंगर आहे तो पूर्णतः हिरवागार केलेला आहे. मी डॉक्टर संदीप आयरे यांना विनंती करते की त्यांनी मंचावर उपस्थित राहावं. हाँ, त्यांचे प्रतिनिधि आले तरी चालते. मैं शर्मा जी से विनती करती हूँ कि उन्होंने ग्रीन रिव्होल्यूशन का सत्कार कीजिए. हाँ, ग्रीन रिव्होल्यूशनचे जेवढे पण असतील त्यांनी कृपया मंचावर उपस्थित राहा. नासिक ब्लॉगर्स आले कोणी? नासिक ब्लॉगर्स प्लीज. नाशिक शहराला अगदी स्वच्छ पाहायला सगळ्यांनाच आवडतं, परंतु हे स्वच्छ ठेवण्याचं काम नाशिक ब्लॉगर्सची टीम करत असते. तर या ठिकाणी नाशिक ब्लॉगर्सचाही सन्मान आपण करत आहोत.
नाशिक ब्लॉगर्स. नाशिक ब्लॉगर्सचं काम खूप मोठं आहे. Entire Nashik is cleaned by them. They are the Maximum of this, only 700 people. ये तो बहुत बड़ा. Only 700 people. आपण नाशिक ब्लॉगर्सचं काम एक थोडक्यात ब्लॉगर्सकडूनच ऐकूया. ॲक्च्युली या फाउंडेशनचं हे तेजस तलवारेकडून स्टार्ट झालेला. असंच पांडवलेणीला तो ट्रॅकिंगला जात होता तेव्हा 2-3 मित्रांसोबत त्यांनी कचरा वगैरे गोळा करणं स्टार्ट केलं. सो ग्रुपनी जायचं, मग 1-2 ठिकाणी करत करत असं नाशिक ब्लॉगरनी बऱ्याच ठिकाणी ब्लॉगिंग केलेली आहे. दर सॅटर्डे संडे प्लांटेशन, पांडवलेणी, चांभारलेणी अशा ठिकाणी ब्लॉगिंग केली जाते. आणि असंच काम चालत चालत आता एक मोठा ग्रुप तयार झाला आहे. त्यात एज लिमिटेशन नाही आहे, कुठल्याही प्रकार, लहानपासून मोठे सगळेच आहेत. सो हे क्रेडिट तेजसलाच जातं. यानंतर जी राहा फाउंडेशन तुम्ही सर्व आज आम्ही इथे आहोत, तर सर्व दरी गाव जे आमचं मॉडेल आम्ही तयार करतो आहोत, तर त्यासाठी जे सगळ्यात मोठं योगदान आहे ते आमच्या सरपंच ताई, दरी गावच्या सरपंच ताई अलकाताई गांगोडे यांचं आहे. तर त्यांनी फक्त आम्हाला परमिशनच दिली नाही, तर सगळे जेवढे पण आम्हाला ठराव हवे होते, जेवढे पण त्यांनी इतकं लवकर सगळ्या गोष्टी साईन वगैरे करून आम्हाला दिल्या. त्यामुळे आम्ही खूप लवकर त्या रेस्टॉरेशनच्या कामाला सुरुवात करू शकलो. तर त्यांचा नेहमीच सपोर्ट असतो, केव्हाही फोन केला तरी ते आम्हाला नेहमीच सपोर्ट करत असतात. नंतर महिलांच्या रोजगाराबद्दल असो किंवा त्यांचं श्रमदान असो किंवा काही, त्या स्वतः डोंगरावर येऊन आम्हाला सपोर्ट करत असतात. तर मैं शर्मा जी से विनती करती हूँ कि उन्होंने अलका गांगोड़ी जी का सत्कार कीजिए. दरी गांव के सरपंच जो है ये Sir, next lecture Madam लेंगी. Great. धन्यवाद सर, धन्यवाद मॅडम. मी दरी गावची सरपंच अलका अंबादास गांगोडे. इथं सर्व कामात मॅडम गोदावरी मॅडम आणि सर यांनी मला आमंत्रित केल्याबद्दल सगळ्यांचे धन्यवाद. आणि तुषार भाऊ वेगळे यांनी पण बोलवल्याबद्दल सगळ्यांचे धन्यवाद. आणि तसेच राहा फाउंडेशन आणि लोकनिर्णय हे दोन्ही संस्था मिळून आमच्या दरी गावामध्ये जे काम करतायत त्यांचे म्हणजे बोलून सुद्धा त्यांचे म्हणजे आभार व्यक्त करू शकत नाही. असं ते खूप उत्तम असं काम करतात. खरं तर माणसाच्या जीवनात म्हणजे जीवन म्हणजे पाणी आणि जंगल हे माणसाच्या जीवनामध्ये अतिशय म्हणजे महत्त्वाचा घटक आहे. सरांनी सांगितल्याप्रमाणे आपल्याला जर पाणी आणि जंगल हे जर नसलं तर माणूस जगू शकत नाही. अतिशय सुंदर अशा प्रकारे सरांनी आपल्याला जी माहिती दिली त्याबद्दल मी सरांचे पण आभार मानते. आणि जे आपण करतोय कळत ना कळत ते सरांनी खूप छान पद्धतीत आपल्याला सांगितलं. आणि ते जर आपण जर समजा आपण एखादी स्त्री जर शिकली तर तिचं माहेर शिकतं, सासर शिकतं आणि तिचे मुलं शिकतात. तसं जर आपण एखाद्या ठिकाणी छोटेसं रोपटं लावून जर सुरुवात केली तर आपल्या सगळ्यांच्या जीवनामध्ये खूप असा सारा आनंद होईल असं त्यांनी समजावून सांगितलं. आणि एवढे 2 शब्द सांगून माझे धन्यवाद ताई. आता यानंतर जे आहे तुम्ही जर दरीला एकदा व्हिजिट केली तर आम्ही आता जस्ट तो पूर्णतः पडीक डोंगर होता, तर आम्ही त्याच्यानंतर आता तुम्ही 5 वर्षांनी बघू शकाल की तिथे पूर्णतः दाट जंगल होणार आहे. सो आम्ही 2022च्या पावसाळ्यामध्ये तिथे 5000 झाडं लावली आहेत आणि त्याचं संवर्धन करण्याचं काम करतोय. आणि येत्या 2023च्या पावसाळ्यामध्ये तिथे 1,65,000 झाडं लावण्याचा आमचा मानस आहे. तर त्यावेळेस तुम्हाला सर्वांची मदत लागेल, तर नक्कीच तुम्ही आमच्या मदतीला साथ द्याल अशी मी अपेक्षा व्यक्त करते. यानंतर ग्राउंड
यानंतर जे अगदी आपण म्हणतो की प्रत्यक्षात ग्राउंड लेवलवर जे काम करत आहेत तर आमचे दोन्ही सिक्युरिटी काका आहेत. तर आम्ही म्हणजे खरंच त्यांच्याबद्दल सांगायचं तेवढं कमीच आहे. म्हणजे ते स्वतः सांगतात की 20 वर्षानंतर आम्ही एवढं ग्रास तिथे वाढताना बघितलं. म्हणजे आज जसं सरपंच त्यांनी आम्हाला ठराव दिला की चराईबंदी आणि पूर्णतः कुऱ्हाडबंदी आम्ही तिथे केलेली आहे. तर ग्रास जे तुम्हाला पुढे सर सांगतीलच की ग्रास जे आहे ते झाडासाठी खूप महत्त्वाचं काम करतं. जसं आपण उन्हामध्ये गेलो तर टोपी आपल्यासाठी काम करते सावली देण्याचं, तसं जे गवत आहे ते झाडाला सावली देण्याचं काम करतं. तर ते तिथे सकाळ म्हणजे ते सुट्टी देखील घेत नाही. त्यांना सांगितलेले तुम्ही 4 दिवस सुट्टी घ्यायचा, परंतु ते सुट्टी देखील घेत नाही आणि रोज त्या डोंगरावरती ते सकाळी 9 ते 6 वाजेपर्यंत ते देखरेख करत असतात. तर मी आनंदा काकांना विनंती करते की त्यांनी मंचावर उपस्थित राहावं. मैं शर्मा जी से विनती करती हूँ कि वो हमारे सिक्योरिटी काका जी को सम्मानित करें. मी दत्तू काकांनाही विनंती करते की त्यांनी मंचावर उपस्थित राहावं. आप मेरे पिताजी बहुत अच्छा काम यानंतर हिरवानपूर जी टीम आहे त्यांचे जर कोणी प्रतिनिधी उपस्थित असतील तर कृपया मंचावर उपस्थित राहावं. चला. मैं शर्मा जी से विनती करती हूँ कि उन्होंने टीम हिरवांकूरचं सांगतो. टीम हिरवांकूर ही शालेय विद्यार्थ्यांसाठी मोफत ट्रे प्रोव्हाइड करतात, खत प्रोव्हाइड करतात आणि बालवयातच हरित संस्कार करतात असं टीम हिरवांकूरचं कार्य आहे. तर मी सरांना विनंती करतो की आपण त्यांचा सन्मान करावा. टीम हिरवांपूर यांचं उद्दिष्टच वेगळं आहे. आतापर्यंत आपण मोठ्या लोकांना सांगतो प्लॅन्टेशन करा, पण आम्ही जे कार्य सुरू केलेलं आहे टीम हिरवांतर्फे ते विद्यार्थी दशेतून बाल संस्कार म्हणजे हरित संस्कार. लहान मुलांना आपण शिकवतो फक्त ट्रेमध्ये बिया लावल्या त्या कशा वाढवायच्या हे कोणी शिकवत नाही. मी त्याचा उगणार आहे, पण ते कसं उगवल्यानंतर त्याचं प्लॅन्टेशन कुठे करायचं, ते कुठल्या जातीचं हवं. आज आमचे 100 मुलं हे कमीत कमी 60 पेक्षा जास्त देशी वृक्षांच्या बिया ओळखतात. भारतात पसरवायचं आहे. आज नाशिक जिल्ह्यातल्या 153 शाळा आम्हाला कनेक्ट झालेल्या आहेत. अजून 700 शाळांचं उद्दिष्ट आहे आणि आम्ही दोघंही ग्रुपला कनेक्टेड. हिरवांपूर पण ग्रीन रेव्होल्युशनला आधी झालं तो कनेक्टेड आणि आता हिरवांपूरला पण कनेक्टेड. They are making saplings, and seed recognition of seed by children, school to school. More than 160 schools are. Great, बहुत बड़ा, great. यानंतर आपण पुढचं सेशन स्टार्ट करूया. तर सर्वांनी कृपया